Hello dear students, after few days our offline classes are going to be started, and so far keep on studying, keep on watching this online video. So far we have discussed 4 applications of Gauss law, and today we are going to discuss one more application of Gauss law. Gauss law का जो application कर रहे हैं, what we are doing in that applications, we are just finding out the electric field intensity. Last time we calculated electric field intensity due to a uniformly charged conducting sphere, and today we are going to discuss one more new topic. We are going to calculate electric field intensity due to a uniformly charged non-conducting sphere by using Gauss law. So today's our heading would be electric field intensity. Electric फील्ड इंटेंसिटी, एक ही काम करना है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. देखिए कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं. और नॉन कंडक्टिंग को जब भी अपन चार्ज देंगे तो चार्ज उसके पूरे एंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. सो दिस इज नॉन कंडक्टिंग आपका जो है, सपोज दिस इज माय नॉन कंडक्टिंग स्फीयर and having radius capital R and Q charge is given to this sphere, then charge is uniformly distributed in its entire volume. और इसके लिए अपन एक और न्यू टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब भी आपका चार्ज सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन ने डिफाइन किया. नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग शीट को देखा, कंडक्टिंग स्फीयर उसमें भी सरफेस पे चार्ज होता है. तो इस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन रो से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू Q बाय V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, देखिए अगर इसको अपन इस टाइप से भी समझ सकते हैं, अगर मेरे पास V वॉल्यूम है, इसका पूरा V वॉल्यूम के अंदर मेरा चार्ज है वो Q है, तो बताइए पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना होगा, Q बाई V. और पर यूनिट चार्ज के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होता है दैट इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय रो, एंड रो इज इक्वल टू Q बाय V एंड Q अपॉन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फॉर दिस. कोई भी अगर स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल R है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रो. तो ये अपन यूज में लेंगे कि रो जो होता है वो Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब होगा, इस डेरिवेशन. अब देखिए डेरिवेशन अपने को करना है सिंपली, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन अपने पहले लिखा है, लेट अस एज्यूम एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R. ये आपने इस टाइप से ये एज्यूम कर लीजिए, दिस इज my non-conducting sphere and its radius is capital R, and let Q charge is given to this, then charge is uniformly distributed in its entire volume, and we have to calculate electric field intensity at point P, which is located at a distance of small r from the center of this sphere. For that we assume a closed Gaussian surface. ये देखिए ये closed Gaussian surface को ये इस टाइप से ये assume कर रहे हैं spherical, and then we will apply the Gauss law for this. अब इसके लिए अपने को Gauss law को अप्लाई करना है, वही का वही लास्ट टाइम जो आपने डिस्कस किया है वही का वही सेम चीज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस वही का वही. देखिए यहाँ पे और इसके किसी पॉइंट पे अगर ds की डायरेक्शन देखिए, एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सेम डायरेक्शन में होगी, तो सारे पॉइंट्स के लिए E और ds आपका पैरेलल है. तो यहाँ से अपन गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ फॉर क्लोज गॉसियन सरफेस. गॉस लॉ को अप्लाई करिए, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, and this is equal to what, summation Q upon epsilon naught, where summation Q is charge enclosed by Gaussian surface. ये मेरी Gaussian surface है, देखिए ये मेरी Gaussian surface है, और इस Gaussian surface से enclosed charge जो इस आपका स्फीयर में है, और स्फीयर को अपन ने Q चार्ज दिया है, तो Gaussian surface से enclosed चार्ज जो summation Q जो होगा this would be equal to Q. तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, E dot ds would be equal to this is Q upon epsilon naught. अब देखिए इक्वेशन नंबर यही आपकी फर्स्ट, और आपको क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds को कैलकुलेट करना है और उसको इस इक्वेशन में पुट करना है. तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds दिस वुड बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0, सिंस E एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन. ये जो क्लोज
आपकी गॉसियन सरफेस है, इसके लिए ई और डी एस जो होगा वो आपका सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पे एंगल 0 लिख दिया। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, एंड दिस वुड बी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए उसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस वैल्यू को, ये अपन लास्ट टाइम भी कैलकुलेट कर चुके थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से अगर अपन देखें तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, ये वैल्यू इसकी है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और e वुड बी इक्वल टू q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपन वही निकाल चुके हैं, जो ही आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिखे हैं तो ये kq बाई आर स्क्वायर बन रहा है। ये सेम की सेम वैल्यू अपन जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर था उसमें भी ये निकाला था। अब आप जो यहाँ पे Q की जो वैल्यू है उसको रो के टर्म्स में लिख सकते हैं। वी नो दैट रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये आपका चार्ज, कैपिटल आर रेडियस है इसकी, इसलिए वॉल्यूम इसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा। तो यहां से Q की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 4, दिस इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसमें आप पुट कर सकते हैं Q की जगह। तो एक और एक्सप्रेशन आपको न्यू फॉर्म में मिल जाएगी, जो आपके E की वैल्यू होगी रो के टर्म्स में होगी। Q की जगह मैं लिख रहा हूं रो इंटू 4/3, दिस इज पाई आर क्यूब अपॉन दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और फाइनली जो E की वैल्यू अपने को यहां से मिलेगी, दिस इज रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहां से आपको मिल गई है, E की वैल्यू, ठीक है। तो ये फाइनली जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ से E की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल चुकी है। और इसको आप जो है कैपिटल R तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है ही, रो कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू को अपन यहाँ पे भी इस टाइप से लिखते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने ये इसके किसी आउटसाइड पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर दिया है। और अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसके लिए आपको जो है वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट आपका सेम का सेम जो पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेटेड होता, इसकी सरफेस पे लोकेटेड होता, तो उस केस में इफ पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस, व्हेन पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस, केस नंबर अपन सेकंड ले रहे हैं, ये सेकंड केस ले लीजिए। तो जब आपका पॉइंट जो P है वो सरफेस पे लोकेटेड है, तो स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R अपन यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, उस केस में देख लीजिए E की वैल्यू क्या आ रही है, E इज इक्वल टू रो की जगह रो कैपिटल R क्यूब कांस्टेंट है, उस केस में देखिए R इज इक्वल टू आपको पुट करना है कैपिटल R 3, दिस इज कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये R आ जाएगा, तो E की जो वैल्यू आएगी रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये केस सेकंड हो जाएगा। अब अपन केस थर्ड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर थर्ड, जब आपका पॉइंट अंदर की तरफ लोकेटेड है। तो केस नंबर थर्ड, व्हेन पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड the non-conducting sphere. So this is now my case number third, when point P is located inside the sphere. इस केस में स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से कम होगा। ये जो आपको केस लेना है, तो देखिए यहाँ से मैं ये बना रहा हूँ, ये मैंने R रेडियस, कैपिटल R रेडियस का जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूँ, और ये चार्ज इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। मुझे पॉइंट P यहाँ पे है, ये डिस्टेंस मेरी स्मॉल r है, ये इसका सेंटर O है। तो इस केस में भी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो आपकी गॉसियन सरफेस एज्यूम इसी टाइप से करनी है कि पॉइंट P कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट P आपकी गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट P, ये मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली है इस केस में, ठीक। अब आपको वही का वही गॉस लॉ इस गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई करना है। तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यहां से ध्यान में रखना है, ये जो अपन गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल r है।
अब इस केस में मुझे समीशन क्यू क्या होगा, देखिए ये पूरा का पूरा जो इसका वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, कैपिटल आर क्यूब, उसमें क्यू चार्ज आपका एनक्लोज्ड है। तो ये अंदर वाला जो स्फीयर है जो गॉसियन सरफेस का, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, समीशन क्यू मुझे वो कैलकुलेट करना है। यहां से बहुत अच्छे से समझिए कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है इसका, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, Q। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना होगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताइए ये अंदर वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब में जो आपका चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो कुछ ये होगा। यूनिटरी मेथड से अपन ने इसको कैलकुलेट कर दिया है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दो एंड दिस वुड बी इक्वल टू Q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये आपको यहां पे लिखना है। तो सिंस समीशन Q इज इक्वल टू व्हाट, Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई आपकी। अब क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds की जो वैल्यू है वो अपन अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट के लिए ये आपकी डायरेक्शन होगी, वो ds की डायरेक्शन होगी, और ये आपकी E की भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू, दिस इज E ds cos 0 एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, E बाहर लीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन ds, इसका जो आपका एरिया है वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पे वैल्यू में पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ से E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल कर दीजिए, ये स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से फाइनल जो E की वैल्यू आपके पास आ रही है, इसको अच्छे से देखिए, E की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, उस E की वैल्यू को अपन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो ये तो मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए E की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, दिस E इज इक्वल टू, दिस इज Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये वैल्यू आ गई आपकी E की, और इसको आप रो के टर्म्स में भी इस वैल्यू को लिख सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वी नो दैट रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से Q की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो इस फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q की वैल्यू। तो E की जो वैल्यू आपके पास आएगी, इन द प्लेस ऑफ Q आई एम राइटिंग 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू स्मॉल आर upon 4 pi epsilon naught r cube, 4 pi and this 4 pi get cancelled, r cube and r cube get cancelled. So finally E would be equal to rho r upon 3 epsilon naught. ये E की वैल्यू आ जाएगी आपके। तो यहाँ से अपन यहाँ से अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो ये E रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो E जो आ रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। तो अंदर कोई भी अगर पॉइंट होगा तो E वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर की तरफ अपन ने पहले एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, उसके अंदर आपका जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। इसके लिए अपन कर्व भी प्लॉट कर सकते हैं कि अंदर की तरफ जो है वो डायरेक्टली है अप टू ये, दिस इज R इज इक्वल टू R, यहाँ तक E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और बाहर जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड पॉइंट पे, वो अपने लास्ट डिस्कस। तो ये आपको कर्व प्लॉट करना है, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो मेरे ख्याल से ये नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर का है बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वेक्टर फॉर्म में आप लिखिए, इनटू आपको इसको आर कैप कर दीजिए, वो आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये बहुत एक इजी है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से उसके पॉइंट अगर बाहर की तरफ लोकेटेड है, सरफेस पे है, इफ पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द स्फीयर, हाउ कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को यूज करना है और उसको यूज करके ही फाइंड आउट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।